अब हम लोग आ जाते हैं अपने व्यापार नीति पर। और हम लोगों ने बात की थी अभी, इससे पहले किसकी बात की थी कि हमारे देश में औद्योगिक नीति क्या थी। औद्योगिक नीति का व्यापार नीति से बहुत बड़ा रिलेशन था, और जैसी औद्योगिक नीति थी वैसी हमारी व्यापार नीति थी। और व्यापार नीति में जो सबसे बड़ी विशेषता आती है वो ये लिखी हुई है, वो क्या है? आयात प्रतिस्थापन। आयात क्या होता है? जो हमारे देश में बाहर से आया है ना, मैंने बताया था आयात में आप भूलेंगे नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम लोग बाहर से मंगाया करते थे। तो ऐसा सोचा गया कि हम लोग खेती में तो, कृषि में तो आत्मनिर्भर बन ही चुके थे, साथ में वो सारी चीजें जो देश में बनाई जा सकती है तो आप बाहर से क्यों मंगवा रहे हो, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, आयात को प्रतिस्थापन करने की कोशिश की कि आयात नहीं करेंगे, हम सब कुछ अपने देश में खुद से बनाएंगे। ये सोचा गया, जो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी आप लोग देखेंगे कि इसमें कहां पर कितनी कमियां आई थी। तो आयात प्रतिस्थापन की हमारी मुख्य व्यापार नीति थी। ठीक, अभी क्या हुआ, इसको कैसे लगाया गया? एक चीज आती है प्रशुल्क, एक होता है कोटा। तो प्रशुल्क को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टैरिफ, और कोटा को तो कोटा ही बोलते हैं। मतलब कोटा इंग्लिश का शब्द है, इसको हम लोग हिंदी में कोटा ही ले लिया है। कोटा क्या है? टैरिफ का मतलब होता है कि आप बाहर से कोई चीज खरीद रहे हो तो जैसे ही हमारे देश में आएगी तो उस पर एक टैरिफ लगेगा, एक टैक्स लगेगा, एक कर लगेगा, और इससे हो क्या जाएगा, वो चीज महंगी हो जाएगी। अगर कोई चीज महंगी हो जाएगी तो उसकी देश में मांग कम हो जाएगी। तो इस तरह से अपने देश की जो भी इंडस्ट्रीज थी, अपने देश के जो उद्योग थे, उनको क्या दिया गया? संरक्षण दिया गया। क्या दिया गया? संरक्षण। और साथ में कोटा का मतलब क्या होता है? कोटा का मतलब होता है कि आप बाहर से मंगाओगे तो, लेकिन इतने ही मंगा सकते हो। जैसे थोड़ा अंतर है। टैरिफ का मतलब हो गया कि मान लीजिए आप कुछ भी मंगा रहे हो और आपने मान लीजिए 80% का टैरिफ लगा दिया। तो कोई चीज, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारे देश में जब नैनो, टाटा की एक कार थी नैनो, तो नैनो जो गाड़ी थी वो जब नेपाल में बेची जाती थी तो नेपाल में 300% इस पर टैरिफ था। 300%, मतलब अगर वही गाड़ी भारत में 1.5 लाख रुपए की मिल रही है भारतीय रुपयों में, तो वही चीज वहां पर 3 गुना जो आप टैक्स दोगे फिर आपको मिलेगी, तो वो 6 लाख में मिलती थी। कितने में? अब सोचिए, तो नेपाल वाले लोग ये गाड़ी खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे ही भारत भी बहुत सारी चीजों पर टैरिफ लगाया करता था, आज भी लगाता है, बट बहुत ही कम कर दिया है। तो टैरिफ से हो क्या जाता है कि हमारे देश में एम्बेसडर कार बनती थी, अगर आप बाहर से गाड़ी खरीद रहे हो तो उस पर बहुत ही ज्यादा टैरिफ लगेगा। तो आप बाहर की गाड़ी नहीं खरीदोगे, अपने देश के जो उद्योग है उनको एक तरह से संरक्षण मिल जाएगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये होता है टैरिफ से। कोटा से आप क्या कर देते हो कि अच्छा ठीक है, आपको बाहर से गाड़ियां खरीदनी है, लेकिन देश में कुल मिलाकर के आप 50 गाड़ी ही किसी कंपनी की खरीद सकते हो, या कोई भी दूसरी संख्या। तो यहाँ पर संख्या फिक्स कर दी जाती है। इस तरह से हम लोग क्या करते थे, प्रोटेक्शन देते थे। किसको? अपने देश के उद्योगों को। और ये प्रोटेक्शन देने का अर्थ क्या था, क्यों दिया गया प्रोटेक्शन? ये तो आपको समझ में आ गया कि प्रोटेक्शन दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? इसलिए दे रहे थे क्योंकि माना ऐसा जाता था कि जो भी देश है ना, विकसित देश है, उनसे विकासशील देश के उद्योग कंपीट नहीं कर सकते, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। उनके पास तो पहले से टेक्नोलॉजी भी है, उनकी प्रोसेसेस, जो प्रोसेस चेन है, प्रोडक्शन चेन है, वो चल रही है। वहां पर अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनका मानव संसाधन भी अच्छा है। हमारे यहाँ अगर कुछ दिन तक इनको माहौल दिया जाए, आप बाहर से संरक्षण प्रदान करो, तो ये लोग भी अच्छा करने लगेंगे और हमारे देश में भी अच्छे उद्योग बन जाएंगे, ऐसा सोचा गया। और इसी वजह से हमने इन लोगों को इस तरह की संरक्षण देने की कोशिश की। तो आपको ये समझ में आएगा कि संरक्षण दिया गया तो क्यों दिया गया। अच्छा, तो एक चीज ये है कि जब हम लोगों ने आयात को प्रतिस्थापन करने की कोशिश की तो 2 चीजें होती है, एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। निर्यात में क्या हुआ, हम लोगों को ऐसा था कि हमारा उद्योग बहुत ज्यादा विकसित थे नहीं। आपको पता है कि आजादी की पहले तो कितनी बुरी हालत थी। तो मेन काम हो रहा था कि आप इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करो, इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करो, आयात को प्रतिस्थापन करो, ठीक। लेकिन निर्यात बढ़ाने पर 1980 के मध्य तक आने तक कोई बहुत ज्यादा ये नहीं किया गया था। क्या नहीं किया गया था? बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया गया था। और संरक्षण देने की एक और कोशिश ये थी कि संरक्षण दो, आप टैरिफ लगाओ और कोटा लगाओ। क्यों? क्योंकि देश में बहुत सारे पैसे वाले लोग भी थे, बहुत सारे तो नहीं थे, कुछ तो पैसे वाले लोग थे। और अगर वो लग्जरियस गुड्स, कैसे गुड्स? विलासिता वाले, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लग्जूरियस, इसको हिंदी में बोलते हैं विलासिता। अब ऐसे सामान अगर आप विदेश से खरीदने लगोगे, तो मान लीजिए आपको अमेरिका से कोई गाड़ी मंगानी है, तो वहां पर तो आप डॉलर में पे करोगे, है ना। तो भारतीय रुपए और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए भी डॉलर की मांग बढ़ गई। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा कोष है उसको भी नुकसान ना हो जाए, इस वजह से भी हम लोगों ने आयात प्रतिस्थापन की जो शुरू में योजना थी वो बनाई और उसको हम लोगों ने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। तो आपको एक तरह से समझ में आ रहा है कि व्यापार में भी हमारे यहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, उद्योग में भी लगाया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी रहेगा, साथ में व्यापार में भी लगाया गया। और इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम की हम लोग बात करते हैं। परिणाम में सबसे पहले जो भी हमारे यहाँ नीतियां थी, औद्योगिक विकास की नीतियां थी, उनका क्या परिणाम हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए। सबसे पहला परिणाम तो यार ये हुआ, जो अच्छा परिणाम है,
कि जब देश आजाद हुआ था तो पूरे देश की सकल घरेलू उत्पाद में जो हिस्सेदारी थी किसकी, उद्योगों की, वो थी 11.8%, और वही बढ़कर के करीब करीब 24.6% हो गई थी। कब? 1990 तक आते आते। इसका मतलब क्या हुआ? दो चीजें समझिए, दो चीजें हो रही हैं। एक तो हमारी जीडीपी भी पहले छोटी थी, ये थी हमारी जीडीपी कब? आजादी के टाइम पर। अब ये यहां से बढ़कर के यहां हो गई, और इसका भी सिर्फ 11% या 12% के आसपास, 11.8% था क्या? उद्योग। अब इतने बड़े में भी लगभग लगभग 1/4 हो गया उद्योग। तो जो हमारे देश में उद्योगों का हिस्सा था किसमें? सकल घरेलू उत्पाद में, वो बहुत तेजी से बढ़ा। क्यों? क्योंकि जो शुरू की 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें उद्योगों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि सबको पता था कि अगर उद्योग नहीं होंगे तो देश विकसित नहीं हो सकता। समझ रहे ना आप? ये करने की कोशिश की गई, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है ना, वो हुआ उपभोक्ताओं को, जिनको उपभोग करना था। उपभोक्ता कौन? जिनको कुछ सामान खरीदना था। मेरे एक सर थे जो इकोनॉमिक्स पढ़ाया करते थे, और वो ये बता रहे थे कि 1980 के दशक में वो शेव करते थे, तो उस समय एक भारत ब्लेड आता था। क्यों? क्योंकि आयात प्रतिस्थापन में सोचा गया कि ब्लेड तो हमारे देश की कंपनी भी बना सकती है, और क्योंकि उस कंपनी को यह पता है कि बाहर से तो आप ब्लेड खरीदोगे नहीं, तो मैं अपने ब्लेड की क्वालिटी क्यों अच्छी करूं? मुझे पता है कि मेरा ही ब्लेड बिकेगा, साथ में कोई दूसरा भी कंपनी नहीं स्टार्ट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लाइसेंस चाहिए होगा, और मैं लाइसेंस उसको मिलने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी तो पहले से बनी बनाई कंपनी है, दूसरा लाइसेंस ही मैं ही खरीद लूंगा। आप समझ रहे हैं ना? या मैं रिश्वत देने लगूंगा, लाइसेंस राज हो जाएगा। बाबू है, आईएएस ऑफिसर्स हैं, या जो लाइसेंस बांटने वाले लोग हैं, मंत्री हैं, उन लोगों को रिश्वत देकर के मैं लाइसेंस किसी और को नहीं लेने दूंगा। समझिए, मैं तो जो प्रोड्यूस कर रहा हूं, जिस तरह का उत्पादन कर रहा हूं, वैसा ही कर रहा हूं। समझ रहे हैं? तो मेरे पास कोई भी ऐसा इंसेंटिव नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करूं। समझ रहे हैं? मैं अपनी जो चीज बना रहा हूं उसको अच्छा करूं। तो वो बता रहे थे कि वो भारत ब्लेड से जब शेव करते थे तो खाल बाहर आ जाती थी। समझ रहे हैं? मतलब इस तरह का ब्लेड बनाते थे। अब वो उनका एग्जैजरेशन भी हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन उनकी बात जो थी वो दूसरा मेरा रियल लाइफ एग्जांपल है। मैं सैनिक स्कूल में था, तो मेरे एक सर थे, उनको बीएसएनएल की सिम लेने के लिए लॉटरी होती थी। पहले आप एप्लीकेशन भरते थे, फिर उसके बाद से आपका रिजल्ट आता था। तो वो बहुत खुश थे क्योंकि उनको पहली सिम मिल गई थी। समझ रहे हैं? पहली सिम का कोई मतलब नहीं, पहले तो आपने बहुत दिन इंतजार किया, उसके बाद आपने पैसे भी दे रखे थे, फिर आपका नंबर लेकर के आपको सिम मिल गई, तो आपके मोबाइल में आप सिम डाल करके आप बात कर पा रहे हो। तो हमारे देश में क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र को ही हर जगह पर बैठा रखा था, जबकि दूरभाष में प्राइवेट सेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट किया। आप तो सिम फ्री में मिल जाती है, कई मिनट से मिलना स्टार्ट हो गया। जब रिलायंस आ गया, हच था उस टाइम पर, बाद में वोडाफोन में कन्वर्ट हो गया था, अभी तो रिलायंस जियो का टाइम चल रहा है, सब कुछ कॉल भी फ्री चल रही है। तो जहां जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र को नहीं जरूरत थी, वहां पर भी बहुत देर तक रखा गया। तो ये उसका क्रिटिसिज्म है। पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि उपभोक्ताओं को कोई अच्छी सर्विस नहीं मिल पाई, उपभोक्ताओं को अच्छी वस्तुएं नहीं मिल पाई, खराब ब्लेड है, सिम के लिए भी आपको बहुत दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है, महंगी कॉल रेट पर आपको बात करनी पड़ रही है। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो थी वो समस्या रही उपभोक्ताओं के लिए। साथ में इन लोगों के पास इंसेंटिव नहीं था, प्रेरणा नहीं थी कि हम कुछ अच्छा बनाएं। इनको पता है कि हमारा ही सामान बाहर बिकेगा। लाइसेंस राज का दुरुपयोग कैसे हुआ कि कोई और कुछ बनाना चाह रहा है, मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी ब्लेड बनाना चाह रही है, उसका लाइसेंस उसको लेना पड़ेगा, मैं वो लाइसेंस भी मैं ही खरीद लूंगा अगर मेरी पहले से बिजनेस है। तो देश में वस्तुओं और सेवाओं का उस तरह का स्तर नहीं बन पाया। समझ रहे हैं? वो एक बहुत बड़ी समस्या रही। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। और क्या नेगेटिव पॉइंट है? नेगेटिव पॉइंट है कि बहुत सारे अर्थशास्त्री ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो निजी क्षेत्र बना सकता था, उसको वो नहीं आपने बनाने दिया। जैसे मैंने दूरभाष वाली बात की, ऐसे ही एक आती थी मॉडर्न ब्रेड। क्या आती थी? ब्रेड। हम लोग ब्रेड खाते हैं, तो मॉडर्न ब्रेड जो है वो भाई सरकारी कंपनी बनाती रही बहुत दिन तक। क्यों बनाती रही? क्या ब्रेड ऐसी चीज है जो निजी सेक्टर नहीं बना सकता? बना सकता है, लेकिन उसके बाद ही बनाया गया। और साथ में एक बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनीज है ना, जो हमारी औद्योगिक विकास की नीति में उनको महत्व दिया गया था, अगर वो घाटे में भी चल रही हैं तो चलने देते हैं। क्यों? सरकार का पैसा है। सरकार का पैसा किसका है? लोगों का पैसा है। अब लोग तो हर आदमी पूछ नहीं जा रहा कि आप मेरा पैसा कहां डुबो रहे हो। तो सरकारी कंपनी को बंद करने में जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है वो लोग तो विरोध करने लगते थे। तो किसी भी राजनीतिक दल या सरकार के लिए अपना समर्थन उनका चला जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे दिख रहा है कि कंपनी खराब काम कर रही है, सरकारी कंपनी है, अगर मैं इसको बंद करूंगा तो जो लोग उसमें रोजगार जिनको मिला हुआ है उनको तो नुकसान हो जाएगा और वो लोग मेरा विरोध करेंगे। तो इस वजह से सरकारी कंपनियों को बंद भी नहीं किया गया, जबकि बहुत दिन तक नुकसान करती रही। सारी कंपनी ऐसी नहीं थी, लेकिन बहुत सारी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ निजी कंपनियों को हमेशा फायदा होता रहा।
लेकिन निजी कंपनी के केस में आप समझिए ना, मेरी खुद की कंपनी है मान लीजिए, अब उसको नुकसान हो रहा है तो मैं बंद कर दूंगा, मैं नुकसान में चलाता थोड़ी रहूंगा। ऐसा थोड़ा होगा कि मैं अपने पुरखों की संपत्ति पूरी खत्म कर दूं उसी कंपनी को चलाने में, समझ रहे ना आप। लेकिन सरकार में क्या है, लोगों का पैसा है, आप चलाते रहो क्योंकि आपको विरोध सुनना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिन्होंने देश में एक आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि हमें अपनी देश की आर्थिक नीति को बदलना पड़ेगा। क्या महसूस किया जाने लगा कि यार देखो, उद्योग भी करने की आजादी नहीं है सबको, जो लोग पहले से अपना उत्पादन कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, उपभोक्ता को भी अच्छा सामान नहीं मिल रहा है। कहा तो ये क्या था कि हम थोड़ी दिन तक अपनी इंडस्ट्री को संरक्षण देंगे, उससे ये लोग अच्छा करने लगेंगे। हुआ एकदम उल्टा, संरक्षण के नाम पे इनको पता है कि बाहर से आप कुछ खरीदोगे नहीं तो हम अच्छा करें क्यों, तो बहुत सारे नुकसान होता रहा। और इस वजह से जब नई आर्थिक नीति की आवश्यकता बनना स्टार्ट हुई कि हमें चाहिए है, उसी समय पर हमारे देश में एक बहुत बड़ी आर्थिक क्राइसिस आ गई, आर्थिक बहुत बड़ा एक संकट में हम लोग फंस गए। और उस संकट की वजह से और साथ में इन आवश्यकताओं को महसूस किए जाने की वजह से 1991 में हम लोगों ने एक नई आर्थिक पॉलिसी लेकर के आए, एक नई आर्थिक योजना लेकर के आए, जिसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट में याद रखने के लिए एलपीजी बोलते हैं। हमारे एलपीजी सिलेंडर आता है, एल से होता है लिबरलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं उदारीकरण, पी से होता है प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और जी से होता है ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। तो ये योजना हम लोगों ने अपनाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कमियां थी। अब मॉडर्न ब्रेड वाली जो मैंने बात बताई होता है, ये ब्रेड नहीं बना पाते, क्या निजी कोई कंपनी बना सकती है, और 2001 में इसको बेच दिया गया था एक प्राइवेट कंपनी को। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सरकार को बनाने की जरूरत नहीं थी लेकिन बनाई जा रही थी, आप समझ रहे हैं। तो उससे संसाधनों का काफी गंदा वितरण होता रहा। तो इस वजह से इन सारी चीजों का क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। सोचा सब कुछ अच्छे इंटेंशन से गया, लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि नियत, इंटेंशन क्या होती है? नियत होती है, आपकी नियत अच्छा है करने की, लेकिन आप काम में अगर काबिलियत नहीं, आप समझ के नहीं कर रहे हो तो कई बार बहुत बुरा परिणाम आ जाता है, और वो हुआ हमारे देश में, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर कुछ अर्थशास्त्री जो ऐसा कहते हैं कि यार देखो सब कुछ खराब नहीं रहा, सार्वजनिक क्षेत्र की कोई कंपनी है ना तो उसका काम उसके मुनाफा देकर के नहीं होना चाहिए, सामाजिक स्तर पर उसका क्या फायदा हुआ इससे तुलना की जानी चाहिए। जैसे एक उदाहरण समझिए, दिल्ली मेट्रो है, क्या है? दिल्ली मेट्रो है। तो दिल्ली मेट्रो मैंने बताया था कि करीब 60 लाख लोगों को ले जाने लगी है। हालांकि अभी तो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है तो सब कुछ बंद है, लेकिन दिल्ली मेट्रो इतने सारे लोगों को ले जा रही है। और शुरू के कुछ वर्षों में थोड़ा फायदा हुआ था, उसके बाद से फाइनेंशियल या वित्तीय रूप से देखोगे तो नुकसान में चल रही है ना। लेकिन दो तरह के फायदे होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एक होता है फाइनेंशियल बेनिफिट्स। मैं आगे कभी पढ़ाऊंगा, आप लोग उस शिक्षा में पढ़ेंगे भी। तो इकोनॉमिक बेनिफिट में हमें यह भी देखना पड़ता है कि मेट्रो के चलने से कितनी सारी सड़कें खाली हैं, प्रदूषण कितना कम हो रहा है, कितने लोगों का समय बच रहा है, कितने लोगों के जीवन में सुधार हुआ है, कितनी सारी बस और कार लोग खरीद लेते अगर मेट्रो नहीं होती, और इतनी सारी बसेस और कार के चलने से सड़क और जल्दी खराब होती, और बहुत सारा ट्रैफिक जाम भी लगता, जिसमें बहुत सारे लोग ट्रैफिक जाम में अपना समय खराब करते और मूड भी बहुत खराब हो जाता। तो अगर आप पूरी सोशल बेनिफिट देखोगे कि सामाजिक रूप से कितना फायदा हुआ है, वैसे आप देखो सार्वजनिक कंपनीज को, है ना, जो सार्वजनिक सेक्टर की यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, उनको आप ऐसे देखो कि उन्होंने पूरी स्तर पर क्या फायदा पहुंचाया है। आप सिर्फ उनका मुनाफे घाटे से देखोगे तो वो उस तरह से देखना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी हमें ये समझ में आ रहा था कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की जरूरत ही नहीं है, उनको भी हम जबरदस्ती चलाते रहे। तो ये सारे लोग अब मानते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको नहीं चलाया जाना चाहिए था, उनको बंद किया जाना चाहिए था। कुछ चीजें ऐसी हैं, देखिए सरकार के पास सीमित संसाधन है, लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो भाई जो जो काम बाकी के लोग कर सकते हैं, आप ही के देश के लोग हैं ना, उनको करने दो। जो काम बाकी लोग नहीं कर सकते हैं, जहां पर ज्यादा आवश्यकता है, आप वहां पे काम करो। अभी भी हमारी भारत सरकार कई होटल्स को मैनेज करती है, अब होटल को मैनेज करने में भाई प्राइवेट कंपनीज भी तो कर सकती हैं। तो इस तरह की बात भी अर्थशास्त्री करते हैं, है ना। तो ये अपनी पूरी पिक्चर आ गई। तो इसमें हुआ कि हम लोगों ने जो भी बात की, अब उसका निष्कर्ष हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि उद्योगों में काफी तेजी से हम लोगों का जो शेयर था, जो हिस्सा था उद्योगों का हमारे सकल घरेलू उत्पाद में, वो बढ़ा। एक ये फायदा हुआ। दूसरा, खाद्यान्न में हम लोग बहुत जल्दी ही आत्मनिर्भर हो गए, हरित क्रांति हुई देश में, हमें बाहर कटोरा में लेकर के मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन साथ में जब हमारे उद्योगों को संरक्षण मिला तो हमारे देश के उपभोक्ताओं को उतना फायदा नहीं हुआ। और कई जगह पर देखा गया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी वो उतना अच्छा काम नहीं कर रही थी, नुकसान पे चलती चली जा रही थी। तो इस वजह से एक नई आर्थिक नीति की आवश्यकता महसूस हुई, और इस वजह से 1991 में एक नई आर्थिक नीति आई, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। इसकी बात हम लोग करेंगे अपने अगले चैप्टर में, और उससे पहले इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं उस पर हम लोग अपना एक रिवीजन वीडियो बनाएंगे, और नोट्स भी कि लिखा कैसे जाएगा आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, वो बात करेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।